उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के सुपुत्र शाहिद मोहम्मद रफी से जी श्याम की बातचीत। पिछले हफ्ते आपने सुना इस बातचीत का पहला भाग। आज प्रस्तुत है इसका दूसरा और अंतिम भाग। तो लीजिए प्रस्तुत है मोहम्मद रफी के गाए गीतों की एक छोटी सी झलक। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या हुआ तेरा वादा, यम्मा 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 यम्मा, जो खूबसूरत समा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। श्रोताओं नमस्कार। आज एक नाम हम इस बातचीत में कार्यक्रम के आरंभ में ही ले रहे हैं और वो नाम है मोहम्मद रफी का। आप कह रहे होंगे कि वाह क्या बात है, क्या नाम ले दिया आपने, गाना भी सुनवा दीजिए। जी हाँ, सुनवाएंगे, जरूर सुनवाएंगे। गाने तो होंगे ही, बातें भी होंगी। अच्छा, बातें होंगी तो कौन करेगा? मैं अकेला करूंगा? ना ना ना, मैं अकेला नहीं करूंगा, क्योंकि विविध भारती के स्टूडियोज में मशहूर गायक मोहम्मद रफी के सुपुत्र लोकप्रिय शाहिद रफी जी हैं। शाहिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं रफी साहब को, और रफी साहब की यादों को हम एक नए अंदाज में, एक पारिवारिक अंदाज में पेश करने का ये जो है बीड़ा हमने उठाया है और आप यहाँ पर आए हैं। हम आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ये समय निकाला है विविध भारती के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम के लिए। तो चलिए, बातचीत तो अब जाहिर है आपसे, शाहिद रफी साहब आपसे बात जब होगी तो आपकी बात तो होगी ही होगी, साथ ही साथ या यूं कहिए मुख्य रूप से हम बात मोहम्मद रफी साहब की करेंगे। तो शाहिद रफी साहब के गीतों की बात हो रही है और जो यादें हैं शाहिद जी की अपने अब्बा के साथ की, उनकी बातें हो रही हैं। और श्रोताओं, आपकी भी जो बातें हैं, जो आप जानना चाहते हैं, और कई ऐसे तथ्य हैं जो आप तक गलत पहुंचे हैं, उन्हें करेक्ट भी कर रहे हैं शाहिद रफी जी। एक बार फिर आपका स्वागत है विविध भारती के स्टूडियोज में, और श्रोताओं आपका भी इस कार्यक्रम में। और अब जो है हम ये जानना चाहते हैं कि ये, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने पहली फिल्म जो है, पहले वो लाहौर में थे, फिर वो मुंबई आए, और जहाँ तक मुंबई में आए तो शुरुआती दौर में जो है वो भिंडी बाजार में रहा करते थे, जो साउथ मुंबई का इलाका है, वहाँ पर रहा करते थे। बाद में बांद्रा में आए, आपका जन्म भी बांद्रा में हुआ और वहीं पर एजुकेशन भी आपकी हुई। तो ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है, एक स्टार के साथ रहने का जो सिलसिला है, और एक खास करके स्टार के साथ साथ एक ऐसे गायक का जो कालजयी है, जो जब तक कहते हैं कि दुनिया में संगीत रहेगा, रफी साहब की आवाज रहेगी ही रहेगी। आपने जो गाना गुनगुनाया, वो गाना भी बड़े ही प्यार से आपने गुनगुनाया है। तो आप स्टेज के शोज करते हैं? जी हाँ, स्टेज शोज करते रहता हूँ मैं, और स्टेज पे अपने सिर्फ अब्बा के गाने गाता हूँ मैं। और काफी शोज किया हूँ मैंने, हजारों शोज कर दिए अब्बा के बाद, और काफी जगह घूमा भी हूँ। तो हमारे भारतवर्ष के बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग आपको सुनना चाहते होंगे, और आपकी गायकी, और खास करके जो है मोहम्मद रफी साहब के गाने शाहिद रफी जी की आवाज में सुनना चाहते हैं। तो उनके लिए कुछ प्रयास आपने किया है कि आप फिल्मों में भी गाएं या प्राइवेट एल्बम्स भी करें आप? अभी ऐसा कुछ सोचा है, प्लान किया है? कुछ सोचा नहीं हूँ मैंने अभी तो, के
फिल्मों में क्या गाने के लिए, ऐसा कुछ सोचा नहीं। पहले भी नहीं सोचा आपने? पहले तो इसलिए कि जी, जो अब्बा और अम्मी ने कहा कि अम्मा ने कि ये फील्ड में जी, लेकिन कभी सोचता हूँ कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर देखेंगे। अच्छा, अपने बच्चे और अपने परिवार के बारे में बताइए। जी, आप अपने परिवार के बारे में। जी, घर पर आपके कौन कौन हैं? अभी तो खैर मेरा बेटा एक है, वो अमेरिका में है, और करीब 4.5 साल हो गए उसको तो जाके। क्या कर रहे हैं वहां पर? वो अपना ही इज डूइंग बिजनेस, वो अपना सुपर स्टोर है उसका। अच्छा, हाँ। तो क्या नाम है उनका? फुजैल, FUZEIL, फुजैल। और वहीं पे है, तो अभी गया था मैं बीच में मिलने के लिए, उसकी शादी थी जनवरी में। वाह, तो बधाई हो आपको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शादी में गया था मैं, तो उसकी माँ उधर ही अभी आने वाली है, 28 को आ जाएगी। अच्छा, तो बस एक छोटा सा परिवार है हमारा। तो वो बिजनेस में है? जी। वो भी संगीत के क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं? एक इंस्टीट्यूट चला रहा है वो, एक इंस्टीट्यूट चला रहा है वो इंस्टीट्यूट, उसको आगे बढ़ा रहा है, मोहम्मद रफी म्यूजिकल इंस्टीट्यूट करके। वाह। अभी तो फिलहाल अपना ऑनलाइन कर रहा है, लेकिन आस्ते आस्ते वो सोच रहा है कि मतलब ना उसके फिजिकली शुरू करे वो। अच्छा, तो जैसे आपने किया है, आप मंचों पर करते हैं, तो देश के अन्य हिस्सों में भी आप जाते हैं या सिर्फ मुंबई में ही? नहीं, मुंबई तो कम होता है, लेकिन बाहर ज्यादा हो रहा है। मतलब जैसे आउट ऑफ बॉम्बे अभी फिलहाल यकीन कल जा रहा हूँ मैं, नांदेड़ जा रहा हूँ। नांदेड़ में शो है मेरा, फिर उसके बाद पूना जाऊंगा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है एक जगह, नाम मैं भूल गया हूँ, तो वहां पे है। फिर गुजरात में भावनगर, जी, वहां पे है। उससे पहले अभी अपना दिल्ली जाकर आया हूँ, फिर करनाल जाकर आया हूँ। अरे वाह। और काफी जगह मतलब चलते रहता है। तो पूरा ग्रुप है आपका, ट्रूप जो है? जी जी जी। तो म्यूजिकल ट्रूप है वो? जी, बिल्कुल। तो किस तरह के, सिर्फ रफी साहब के गाने होते हैं उसमें या फिर दूसरे सिंगर्स भी होते हैं? अभी फिलहाल हाँ, दूसरे सिंगर्स होते हैं बेशक, लेकिन अभी तक जो भी शोज में गया हूँ वो रफी साहब का ही शो हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपने जो है गीतों के माध्यम से भी जीवंत रखा हुआ है। जी जी जी। अपने अब्बा की यादों को अपनी आवाज से भी, और दूसरे अन्य गायकों की आवाज के थ्रू भी। क्या बात है। तो ये जो सिलसिला इस तरह से जब चल रहा है, तो आपको रफी साहब जब नजर आते हैं तो फिल्मों के लिए गाने में उनको कौन सी दिक्कतें पैदा होती होंगी, और आप जब स्टेज पर गाते हैं, क्योंकि आप गायकी तो करते ही हैं, आप स्टेज के लिए करते हैं, वो पार्श्व गायन के लिए किया करते थे, तो दोनों के बीच में फर्क क्या महसूस होता है आपको? बहुत जबरदस्त। जैसे कि बहुत डिफिकल्ट गाने अब गा नहीं सकते, मतलब बहुत ही मुश्किल होते हैं अपने अब्बा के गाने। गाए हुए गाने तो हम गा सकते हैं। जी जी, क्योंकि हमें हर चीज तैयार मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सिचुएशन के आधार पर बताए हुए हिसाब से लिखा हुआ गाना कंपोज किया किसी और का, और किसी और सिचुएशन में डालना है उसे, और उसके साथ सिंक्रोनाइज करना गायकी को, वो सचमुच में बहुत बड़ा काम होता है। ये महसूस करते हैं आप? बेशक बेशक, बिल्कुल सही। क्योंकि नया गाना अपने, जाहिर सी बात है, अपने कभी सुने नहीं, और अपने एकदम अचानक अपने ये गाना गाना है और उसकी धुन ऐसी है, तो वो चीज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, ये जो भी। अच्छा, दूसरे गायकों के साथ में भी रफी साहब ने बहुत गाने गाए हैं, गायिकाओं के साथ में, बिल्कुल, और वो भी बहुत लोकप्रिय हुए हैं। लता जी के साथ उनके जो युगल गीत हैं वो बहुत लोकप्रिय रहे हैं। आशा जी के साथ, गोपी नैयर जी के साथ, खास करके शंकर जयकिशन जी के तो वो गायक ही थे। शम्मी कपूर जी से आपकी कभी मुलाकात हुई? बहुत बार, बल्कि बहुत ही अच्छी मुलाकात होती थी हमारी। बल्कि बोलते थे कि बेटा कभी मौका मिले तो तुम चाय पीने आ जाया करो हमारे पास, अच्छा लगेगा। तो क्योंकि उनके अंदाज को जी रफी साहब ने इस तरह से पकड़ा हुआ था कि वो उन्हें भी पसंद करते थे कि उनकी गायकी जो है रफी जी की ही आवाज में हो। और शम्मी कपूर के जितने बेहतरीन हिट, सुपर हिट गाने हुए हैं, वो मोहम्मद रफी की ही आवाज में है। जी जी जी। तो कैसा महसूस होता है जब इन कलाकारों के साथ में आप देखते हैं कि आपके अब्बा की आवाज जुड़ती है? जब आप स्क्रीन पर भी अभी भी देखते होंगे तो कैसा फील करते हैं आप? राज कपूर की आवाज तो मुकेश थे। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन शम्मी कपूर जी की अगर आवाज की बात कर रहे हैं तो मोहम्मद रफी। जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा लगता है, सही देखा जाए तो। मतलब अपना, मैं तो आपको एक छोटी चीज बता दूं कि मुझे बहुत फख्र है और ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करता हूं मैं
कि मुझे इस खानदान में पैदा किया है। मतलब ऐसे माँ बाप मुझे मिले हैं जो कि मैं समझता हूँ कि लोग बोलते हैं कि दूसरा जन्म होता है, तो मैं यही चाहूंगा कि यही माँ बाप मुझे मिले। तो इतना मतलब बहुत ही फख्र है मुझे कि मतलब मुझे ऐसा बाप, ऐसी माँ मिली है। आप भावुक हो गए। जी जी, जी। और बनता भी है। अच्छा, एक गाना दोस्ती फिल्म का जी हम आपको भी सुनाते हैं, खास करके इस भाव के साथ में। जी जी। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, आइए सुनते हैं जी। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। एक बार फिर स्वागत है शाहिद रफी जी का विविध भारती के स्टूडियोज में। हम बातचीत कर रहे हैं शाहिद रफी जी से मोहम्मद रफी के बारे में। जाहिर है वो उनके अब्बा भी हैं और गायकी में भी अब्बा हैं, न सिर्फ उनके बल्कि कई गायकों के हैं। कहना ना होगा कि जब हम रफी साहब को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ट्रांस में चले गए, कहीं पर ऐसी जगह पर चले गए जहां पर सिर्फ और सिर्फ रफी साहब हों, उनकी आवाज हो, उनकी गायकी हो, उनके शब्द हो, उनके बोल हो, बस उसी में हम खो जाएं। और होता भी ऐसा ही है। जब भी हम उन्हें सुनते हैं, उनके गानों को सुनते हैं, तो उस माहौल में पहुंच जाते हैं, उस भाव में पहुंच जाते हैं। और यही उनकी गायकी की, उनकी आवाज की ताकत है। आपको क्या लगता है कि रफी साहब अपने लिए
उस स्टेज को बनाए रखने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास कभी करते थे? कई बार ऐसा हुआ है जब हम बात करते हैं 60s के एंड की और 70s के शुरुआत की, तो उस दौर में जो है किशोर कुमार जो हैं एक नई आवाज के रूप में उभर कर आए। वो अलग बात है कि उस समय कहा जाता है कि हज गए हुए थे रफी साहब, और ये गाना जो है एस.डी. बर्मन साहब बीमार थे और आर.डी. बर्मन ने चूंकि तैयार किया, उस फिल्म में, आराधना फिल्म में जो है रफी साहब के भी गाने थे और किशोर कुमार के भी, लेकिन दो गाने जो किशोर कुमार के थे खास करके मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना, इसके हिट होने के बाद से किशोर कुमार का जो वो है क्रेज कह लीजिए या दौर जो है उस समय से आराधना के बाद से शुरू हुआ। जबकि रफी साहब की अगर हम बात करते हैं तो 40s से लेकर वो 70s तक उनका पूरा का पूरा जादू बरकरार रहा ही है। उसके बाद भी उन्होंने कई संगीतकारों के साथ में काम किया। तो आपको कोई ऐसी कोई याद है जो किशोर कुमार के साथ, कई जो फैंस होते हैं आप तो जानते ही हैं कि फैंस हमेशा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कोई किस्सा, कोई वाकया ऐसा जुड़ा हुआ, क्योंकि दोनों महान गायक हैं, कोई महान ऐसा नहीं है जो कम हो, दोनों के दोनों अपने स्तर पर बेहतरीन पार्श्व गायक रहे हैं। एक बात मैं बता दूं कि मतलब लोगों को ये गलत फहमी है कि ये दोनों राइवलरी थे। हाँ, आप यकीन करिए दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, दोस्त मतलब इतने एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और इन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो किशोरदा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं रफी साहब से अपना अच्छा गाता हूं, या रफी साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं किशोरदा से अच्छा गाता हूं, कभी नहीं। बल्कि उन लोग के डुएट्स भी कितने साथ में हैं। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। हाँ बिल्कुल, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और दोनों के अपने दोस्ती ऐसी थी कि मतलब लोग, उन लोगों को पसंद आता है। अपना अब्बा को तो खासकर अपना ऐसा, क्योंकि हम लोग को तो मालूम है, बोले यार किशोर बोलते थे, बोले किशोर के साथ गाने को बहुत मजा आता है, वो हंसाता बहुत है मुझे। मतलब अब्बा को हंसाता, मतलब थोड़े से जोवियल थे किशोर दा, तो इसके लिए वो हंसाता बहुत है, तो मतलब मजा आता है अपने उसके साथ गाने के लिए। ही यूज्ड टू एंजॉय, अब्बा यूज्ड टू एंजॉय सिंगिंग विद किशोर दा एंड ऑल। और जहां तक अपने जैसे बात आती है, देखिए उस दरमियान अब्बा गए हुए थे हज पे जी। अब्बा 70-71 में 2 साल लगातार अपना हज पे गए थे, 2 बार उन्होंने। हाँ, वो दूर हो गए थे गायकी से, तो दूर इसी वजह से। हाँ, तो वो डर गए थे कि मतलब मैं गाता हूं तो मुझे गुनाह हो रही है। अच्छा। तो ये थोड़ी दिन के लिए लंदन चले गए थे बच्चों के पास। तो वहां पे भी अपना भाईजान लोग सोच रहे थे कि अब्बा इतनी देर तक, मतलब इतना लंबा तो ठहरते नहीं थे लंदन में, आते थे थोड़ी देर के लिए अपना फिर चले जाते थे। तो बोले कि नहीं बेटा, अपना गुनाह है, मैं जो कर रहा हूं, मैं रिटायर होना चाहता हूं। तो अब भाईजान लोगों ने कहा कि मतलब मेरे भाई लोग, तो उन्होंने कहा कि अब्बा आपकी उम्र तो है ही नहीं अपने रिटायर होने की, आपको तो अपना, बल्कि अभी तो क्योंकि ऊपर वाले ने आपको सिर्फ ये दिया है, गला दिया है, ना आप काम कर सकते हैं, ना आप बिजनेस कर सकते, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। तो ऊपर वाले ने आपको एक गला दिया है, आवाज दी है, उसका आप इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत कोशिश कर करके अपना अब्बा फिर भी थे कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। तो जब वो अपना बम्बई आए तो नौशाद साहब ने फिर कहा, अरे नहीं रफी साहब, ये सब बातें हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपका घर कैसे चलेगा? आपको ये दिया हुआ है, ऊपर वाले ने गला दिया है, आपकी आवाज दी गई है, तो उसको आप इस्तेमाल करें। तो तब तक तो खैर काफी लंबा चौड़ा हो गया था, तो अब्बा कम गाते थे, लेकिन फिर बोले ठीक है मैं गाऊंगा। फिर वो वापस आए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए, यादगार गाने गाए हैं। उसके बाद तो अपने फिर वापस अपने 80 जब इंतकाल हुआ था, उससे पहले तो अपना ही बिकेम अगेन सुपरस्टार। मतलब अपना गायकी में, सॉरी, सरगम के गाने देखिए आप, नसीब के गाने देखिए आप, अमर अकबर एंथनी के गाने देखिए, मतलब धनाधन गाने आ रहे थे। बिल्कुल बहुत सारे गाने, बहुत गाने आए थे। और काफी कर्ज का गाना देखिए, हाँ, दर्द दिल, दर्द जिगर, ये गाना सुनवा दें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपको भी पसंद? बहुत पसंद है। जी जी जी। आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ स्टूडियोज में हैं शाहिद रफी जी। शाहिद रफी जी मोहम्मद रफ़ी जी के सुपुत्र हैं और निश्चित रूप से जब ये गाते हैं और स्टेज पर भी कई प्रोग्राम करते हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने ही गाते हैं और देश भर में जो है घूम घूम के कार्यक्रम करते हैं। साथ ही साथ मोहम्मद रफ़ी साहब की जो याद है, उनकी गायकी है, उसको जीवन तो रखते ही हैं, लेकिन इनकी मुस्कुराहट, इनका चेहरा, जबकि मैं सामने इनके बैठा हुआ हूँ, तो आपको जब सुनते होंगे स्टेज पर, लोग देखते होंगे, तो आपको देखकर उन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब की याद आती है कि नहीं आती? कोई किसी ने कहा है कभी ऐसा? बहुत बार, मतलब ऐसे क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साक्षात रफ़ी साहब बैठे हुए हैं। नहीं, ये तो बस आप लोगों की मोहब्बत है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब मैं कई शोज में जाता हूँ तो आप यकीन करिए मेरे से भी उम्र दराज के लोग वो मेरे पैर छूते मुझे शर्म आती है। मतलब बोलते कि नहीं आप देखिए, आप नहीं जानते हैं, आपके अंदर हम रफ़ी साहब को देखते हैं, आपकी शक्ल और अपना आप एकदम रफ़ी साहब दिखते हैं, तो हम तो ये मानते हैं कि हम रफ़ी साहब को छुए हैं या तो इस तरीके से अपने लोग प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत है अब्बा की वजह से। तो वो चीज है लोगों में कि मतलब इतनी मोहब्बत करते हैं अब्बा से कि क्या बताऊं। लेकिन ये जो संगीत है, अभिनय है, आपने अभिनय के बारे में भी नहीं सोचा? नहीं। रफ़ी साहब ने 2 फिल्में की थी, एक फिल्म का नाम आपने बताया था। जी, जुगनू, एक तो जुगनू थी और एक थी लैला मजनू। जी हाँ, जी हाँ। और ये मुझे लगता है ये सब आजादी के पहले की रही हैं फिल्में। हाँ, लगभग 47। जुगनू भी 47 की थी। 47 की। जी हाँ, 47 की, उसी वक्त की फिल्म। उससे पहले थी शायद लैला मजनू। गानों में नजर आए थे। जी हाँ। पर अभिनय के बारे में उन्होंने नहीं सोचा कभी नहीं, उनको पसंद ही नहीं था। लेकिन उनको बोले कि नहीं तुम कर लो, तो उस हिसाब से अपने लैला मजनू में भी अपने एक फकीर का रोल किए थे उन्होंने। जी। लेकिन उनको शौक नहीं था
अभिनय करने का कोई शौक नहीं था। अभिनय का शौक कभी नहीं? नहीं। जबकि उनके समकक्ष जो थे उस वक्त पर, जी। ये तो काफी वरिष्ठ रहे हैं। जी। जब किशोर कुमार आए तो किशोर कुमार अभिनय भी करते थे और गायकी भी करते थे। जी, बिल्कुल। तो इस तरह से कोई प्रभाव नहीं था। सिर्फ गायकी पर ही जोर था उनका, और उसी को पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने जिया है, गाया है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अब्बा सबसे पहले सिंगर हैं जिसने प्लेबैक दिया है। जिसने प्लेबैक दिया है एक्टर्स को। नहीं तो सब अपना, सहगल साहब भी खुद ही गाते थे, खुद ही एक्टिंग करते थे, तलत साहब भी अपना खुद ही एक्टिंग करते थे, मुकेश जी भी खुद ही एक्टिंग करते थे गाने के टाइम। अब्बा, डैड, रफी साहब वाज आई थिंक द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड प्लेबैक सिंगिंग शुरू किए थे उन्होंने। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि प्लेबैक सिंगिंग जो है फिल्म इंडस्ट्री में खास करके दर्शकों के लिए जी एक कह सकते हैं कि उपहार ही था। जी, बिल्कुल। कि पहले क्या है, वो एक टिपिकल वे पर, जैसे कि अशोक कुमार हैं या के.एल. सहगल हैं, तो वो अपने अंदाज में गाते थे और एक ही अंदाज में गाते थे। बेशक। लेकिन यहाँ पर जो प्लेबैक सिंगिंग आई तो हर कलाकार के अंदाज का पता चला। एक ही कलाकार है, उसके लिए 3 गायक भी हो जाया करते थे। कई बार मुकेश दर्द के गाने हो तो मुकेश जी गाया करते थे, रफी साहब गाया करते थे, किशोर कुमार गाया करते थे। तो इस तरह से भी हुआ है। तो एक ये है कि पार्श्व गायक के रूप में रफी साहब का ना कोई मुकाबला रहा है और ना कभी मुकाबला रहेगा। और जहां तक सोलो सॉन्ग्स हैं उनके, वो नौशाद जी ने उनसे खूब गवाए हैं। जी, बिल्कुल। और बाकी के भी संगीतकार जितने बहुत लोग, सभी एस.डी. बर्मन हैं, मदन मोहन जी, बहुत काफी सभी लोगों ने उनसे, और बहुत ही अच्छा आउटपुट भी कहते हैं कि अपनी आवाज के माध्यम से, अपनी गायकी के माध्यम से। और जो ऊंचे सुर होते, जैसे ऊंचे सुर वाला कोई एक गाना बताइए आप जो गाने में सचमुच में दिक्कत आती। बैजू बावरा का गाना तो हमने अपने श्रोताओं को सुनवाई दिया है, और भी कई गाने जो ऊंचे सुर से होते हैं, जो आप भी मंच पर अगर प्रस्तुत करते होंगे तो आपके सामने भी दिक्कत आती होगी। हाँ, बहुत गाने हैं। मेरी कहानी भूलने वाले, वो भी उसमें देखिए ना, अपने जब शुरुआत करते हैं तो बहुत ऊंचा जाना पड़ता है। जैसे पूरा मत जाइएगा ऊंचा, लेकिन आप इतना बताइएगा जरूर कि वो कैसे शुरू होता है। जैसे ना, मेरी कहानी भूलने वाले, ये अपना शुरुआती बहुत ऊंचा है, शुरू से ही ऊंचा। उड़न खटोला का गाना आप देखिए, उसमें भी अपना एकदम ऊंचा जाना। सिर्फ वो नहीं, अपना काफी गाने हैं जो कि हाई पिच पर हैं। जी। और बड़ी सरलता और सहजता से गा लेते थे, बहुत आसानी से गाते थे, बहुत आसानी से। वो तो ऐसा गाते और जब हम गाने जाते हैं तो हमें गाने के, हम तो गुनगुनाने जाते हैं जब, तो मैं रफी साहब को नहीं गुनगुनाता, मैं डर जाता हूँ। मैं वैसे गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ अपने लिए, लेकिन रफी साहब के पास जाके मैं मुखड़ा गा लेता हूँ। मुखड़ा गाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी उनके फैन हैं या जो गानों के शौकीन हैं, वो रफी साहब के मुखड़े तक तो ठीक है, रफी साहब अच्छे हैं, लेकिन रफी साहब उस समय बहुत कठिन हो जाते हैं जब अंतरा वगैरह शुरू होता है। वो गाना, मैं समझता हूँ कि वो सुरों के साथ खेलते थे, जैसे बच्चे अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं, बिल्कुल उस सुरों के साथ खेलते थे। और हर किसी के साथ ये मुझे लगता है दिक्कत आती ही होगी। मुखड़े तक तो आपको लगता है कि रफी साहब तो इतनी आसानी, अच्छा वो इसी वजह से लोगों तक ज्यादा पहुंचते थे, बहुत आसानी से पहुंचते थे। लोगों को लगता था कि ये बहुत आसान सा है, लेकिन उसके बाद जो खेलना शुरू करते थे उस शब्दों से, जो मौसीकी से, और खास करके जो स्क्रीन पर जिसके ऊपर वो फिल्माए जाने वाला, आहा क्या बात है। ऐसा ही कोई गाना याद आ रहा हो तो बताइए, अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। इस गाने को हम सुन लेते हैं। जी बिल्कुल। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने
वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। कई फिल्में हैं जो रफी साहब की गायकी से सजी हुई हैं। फिल्में हो सकता है कि असफल रही हों या लोगों को पसंद ज़्यादा नहीं आई हो, लेकिन कई गाने ऐसे हैं जो असफल फिल्मों के हैं, रफी साहब की आवाज़ में हैं और वो गाने लोगों को खूब भाते रहे हैं, आज भी भाते हैं और उन्हें बहुत पसंद है और लोग सुनते हैं, सुनाते हैं। ऐसे ही कुछ गाने हैं कई फिल्मों के हैं, जैसे कि ब्रह्मचारी है, बाबुल है और एक मुसाफिर एक हसीना है, हम किसी से कम नहीं, चांद मेरा दिल तो आपने गुनगुनाया था। जी। कर्ज का जो गाना है उसे गुनगुनाएंगे आप? मैं आपका साथ देने की कोशिश करूंगा सिर्फ मुखड़े तक। जी। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। क्या बात है, सच में रफी साहब की गायकी ने जो है जादू किया है, ऐसा कि हर किसी को उनकी गायकी का आशिक बना दिया और इसी वजह से आज भी बड़े ही प्यार के साथ लोग उनके सुनते हैं, उनकी गायकी को सुनते हैं। अब ये गाना तो आपने गुनगुना दिया है, एक गाना और है जो मैं चाहूंगा कि हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं, प्रिंस फिल्म का बदन पे सितारे लपेटे हुए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तो मन्ना किधर जा रही है। आइए सुनते हैं। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हमें जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी, न देख
आई ना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। एक बार फिर श्रोताओं, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आज हमारे स्टूडियोज में विविध भारती के शाहिद रफी जी हैं। बातें कर रहे हैं हम मोहम्मद रफ़ी साहब की। और मोहम्मद रफ़ी साहब की जब बातें होती हैं तो बड़ी ही सुरीली होती हैं, और ऐसी ही सुरीली बातों के साथ हम यहाँ पर हैं। एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका। और यहाँ पर अब हम बात करना चाहेंगे कि कई ऐसे गायक रहे हैं जो रफ़ी साहब की गायकी से प्रभावित रहे हैं शुरुआती दौर में। बाद में फिर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उदित नारायण भी उसमें शामिल हैं, अनवर हैं, शब्बीर कुमार हैं, मोहम्मद अजीज हैं, काफ़ी, मुन्ना अजीज जी। तो काफ़ी लोग रहे हैं और उन्होंने अपने कई लोकप्रिय गाने भी उनके हुए हैं। तो आप क्या मानते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ के नज़दीक जाना, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इन गायकों ने अच्छे गाने नहीं गाए हैं, या कईयों ने तो ऐसा किया है कि पूरी तरह से नकल की है इस तरह से। और सोनू निगम ने तो बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्हें प्रस्तुत किया है। जब कवर वर्जन्स आते थे उस समय में लोगों ने खूब सुना है स्टीरियोफोनिक साउंड में, कैसेट्स में। उस दौर में जो एक दौर बदल रहा था इलेक्ट्रॉनिकली, तो उस दौर में काफ़ी लोगों ने सुना है। आप क्या मानते हैं कि रफ़ी साहब को उनके नजदीक तक पहुंचकर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मतलब मैं कंपैरिजन बिल्कुल नहीं पसंद करता हूं। सबसे पहले वो अपने अपने हिसाब से उन लोग सब बहुत अच्छे हैं। मतलब उन लोग अपनी आवाज में गा रहे हैं, उन लोग अपना, ऐसा नहीं कि मतलब अपना रफ़ी साहब नहीं, लेकिन वो श्रेय देते हैं। हाँ, वो रफ़ी साहब को श्रेय देते हैं, ऐसा नहीं है। वो घोषित रूप से बताते हैं कि हम उनके जैसा गाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बेशक, मेरा कहने का मतलब क्या है कि उन लोग मोहब्बत जरूर करते हैं अब्बा के साथ, बहुत मोहब्बत है उनको, और उन लोग बहुत बड़े फैंस भी हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं रफ़ी साहब को, मैंने पहले ही कहा था कि उनको कुदरती देन थी, तो उनको कंपेयर नहीं करे तो बेहतर है। हाँ, चलिए हम इस विषय को यहीं पर रोक देते हैं। लेकिन एक काम तो हम कर सकते हैं कि रफ़ी साहब के ऊपर मोहम्मद अजीज ने, जो मुन्ना अजीज हैं, उन्होंने जो एक गाना गाया है, जी हाँ, बिल्कुल, उस गाने का जिक्र तो कर ही सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। आवाज यहाँ पर रफ़ी साहब की नहीं होगी, लेकिन रफ़ी साहब के लिए जो गाना गाया गया है, मुन्ना अजीज ने जो गाया है, वो हम सुनवा सकते हैं। उस पर कुछ बोलेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जब मैंने पहली बार ये गाना सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि मतलब वाह, अब्बा को याद कर रहे हैं लोग, और अच्छी तरह से। और अपना सोने पे सुहागा कि अमित जी, पिक्चराइजेशन अपना अमित जी के ऊपर हुआ है और मोहम्मद अजीज ने गाना गाया है, और वाकई बहुत अच्छा लगा मुझे। आई वाज, मतलब खुश था मैं। ये कौन से समय की बात होगी? आप उस समय क्या कर रहे थे? उस समय आप, उम्र आपकी क्या रही उस वक्त? ये गाने पे ये गाना कब आया मुझे अभी याद नहीं है। फिल्म का नाम याद है? क्रोध फिल्म। हाँ। बिल्कुल, क्रोध फिल्म का गीत है। तो हम ये गीत जो है अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं। जरूर। और रफ़ी साहब को बहुत ही प्यार से याद किया गया है, और हम भी बड़े ही प्यार के साथ याद करते हुए इस गीत को अपने श्रोताओं को भी सुनाते हैं और हम भी सुनते हैं। जी बिल्कुल। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। सुरों की सुरीली वो परवाज़ तेरी, सुरों की सुरीली वो परवाज़ तेरी, बहुत खूबसूरत
थी आवाज तेरी, जमाने को जिसने दीवाना बनाया। मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। हुआ एक जमाना, हुआ एक जमाना, तेरा नाम कोई नहीं भूल पाया। मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। विविध भारती के स्टूडियोज में हमारे साथ आज हैं शाहिद रफी जी। शाहिद जी, जब हम बात करते हैं रफी साहब की, तो उनकी गायकी में जो पवित्रता नजर आती है जी, जो एक मिठास नजर आती है, बेशक। कहते हैं लोग जो उन्हें जानते हैं, आप तो खैर जानते ही हैं उन्हें, जो दूसरे हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के और अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, वो मानते हैं कि वो उतने ही मधुर थे जितने मधुर वो सुनाई देते थे, उतने ही आत्मीय थे जितने आत्मीय वो फिल्मों में दिखलाई देते थे। कहने का मतलब ये है कि संगीत के साथ में जो एक पवित्रता है, उनके जीवन में भी ऐसी ही थी। बड़े ही मतलब दयालु भी थे कहते हैं, और मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हमेशा। आप क्या कहेंगे, बताइए। ये बात सही है कि अब्बा बहुत दयावान टाइप के इंसान थे, बहुत ही दयालु। और कहने का मतलब ये कि कभी रफी साहब के दर से, मतलब घर पे कोई आता तो कभी खाली हाथ नहीं जाता था। मैं आपको 2-3 किस्से ऐसे सुना दूं कि मतलब आप बोलेंगे कि वाकई में ऐसा इंसान नहीं देखे। एक किस्सा तो ऐसा था कि मतलब अब्बा जब भी गाड़ी में जाते थे तो साथ में अपना मेरे मामू रहते थे, वो अब्बा के सेक्रेटरी भी थे और हमारे सगे मामू थे। अच्छा जी, हमारे सगे मामू थे, जहीर नाम था उनका। वो हमेशा अपना डैड के साथ, अब्बा के साथ रहते थे। उस दिन कोई और भी था साथ में, कोई पता नहीं कोई था साथ में, अब ये याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा जी। लेकिन अभी जैसे सिग्नल्स पे अपना गरीब लोग आते हैं जी, पैसा मांगने के लिए, सब आते, तो अब्बा अपनी जेब में हाथ डालते थे और यूं करके दे देते थे। देखते तक नहीं थे, बिल्कुल नहीं देखते थे कि वो कितना पैसा दे रहे थे। बस अपने हाथ में जो भी आता था उनके हाथ में, वो भले वो 100 रुपये आए उस जमाने में, जी जी जी, वो या तो 10 रुपये आए या कुछ भी आए तो दे देते थे। तो उन्होंने, जो आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, रफी साहब आपने तो देखे भी नहीं कितना पैसा दे रहे थे, अपना आपने ऐसे ही दे दिया उनको। तो वो अब्बा ने यही सिर्फ कहा कि जब ऊपर वाला देखकर हमको नहीं देता है तो हमारी क्या औकात कि हम देखकर अपने उनको दें। क्या बात, ये चीज थी अब्बा में। दूसरी बात, एक किस्सा बहुत ही मतलब हम लोग को भी ताजुब हुआ था ये बात जब हमको मालूम पड़ी थी। अब्बा के इंतकाल के बाद की बात कर रहा हूं मैं, जी जी, करीब 4-6 महीने गुजर गए थे, अब्बा को इंतकाल हो गए थे। तो एक फकीर बाबा कश्मीर से वो आया था, गेट पे अपने हमारे चौकीदार से अपना झगड़ा कर रहा है, मेरे को साहब से मिलना है। अच्छा, चौकीदार जो था हमारा शेर सिंह, वो अपना मामू को भी साहब बोलता था, सबको साहब बोलता था, हम लोग को बाबा बोलता था। बस यही था कि बाबा ऐसा नहीं करने का ये। तो कोई फकीर आया था, तो मामू अंदर से सुने, मामू थे अंदर, बोले कि शेर सिंह क्या बात है, क्यों झगड़ा क्यों हो रहा है, इतना जोर की आवाज आ रही। बोले साहब कुछ नहीं, ये घड़ी घड़ी अपना पैसे मांगने वाला है। बोले हमको साहब से, बोला मैं पैसे मांगने वाला नहीं हूँ, मेरे को साहब से मिलना है। तो मामू ने देखे उसका अपना कश्मीर वेशभूषा जो है वो अलग थी, गेटअप अलग था। हाँ, तो मामू ने बोले उसको अंदर आने दो।
तो अंदर आए, अपने वरांडा में ऐसे ही बैठे हुए थे, बंगला था उस वक्त जी तो बैठे हुए थे। तो मामू उसकी शक्ल देख रहे हैं, वो मामू की शक्ल देख रहा है, कुछ बातें नहीं होती, 2-4 मिनट तो ऐसे ही चले। फिर मामू ने कहा कि क्या बात है, आप आए हैं किस बात के लिए, क्या काम क्या है? बोले नहीं, मुझे साहब से काम है। तो मामू बोले कि साहब से काम है, तो कौन साहब की बात कर रहे हैं आप? तो बोले नहीं, मुझे रफी साहब से बात करनी है, मोहम्मद रफी से मिलना है, उनसे बात करनी है। दाढ़ी वाड़ी बड़ी। तो बोले, मामू ताज्जुब में थे। वो बोले कि क्यों, आपको पता नहीं कि रफी साहब को गुजर के करीब 4-6 महीने हो गए? तो दुनिया जानती है, आपको नहीं पता? तो वो फकीर सिर्फ खड़ा हुआ, जहां बैठा हुआ था, खड़ा होके सिर्फ इतना बोला, तभी मैं सोचूं कि मेरे पैसे क्यों बंद हो गए। कहने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ अपने अब्बा के ऑफिस में एक मोहनलाल अंकल करके वो काम करते थे, अब्बा का पूरा काम करते थे, अपना फोटो भेजना फैंस का, अपना सब जवाब। तो उनसे पूछा गया था कि मोहनलाल जी, अपने ये क्या सही बोले कि अगर ये वही आदमी है तो हाँ, रफी साहब कश्मीर हर महीने मनी ऑर्डर जाता था एक बाबा को, तो उसको पैसे भेजते थे। हाँ, जो कि हमारी अम्मा को भी नहीं मालूम था। अच्छा, बच्चों को तो दूर की बात है, हमारी अम्मा को भी नहीं मालूम था कि अब्बा पैसे उधर भेजते थे। तो मतलब ऐसी मदद करते थे लोगों की, कितनों की शादी करवा दी। तो खैर ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि वो दयावान। तो ये आप सोच सकते कि उठ के सिर्फ इतना बोला कि तभी मैं सोचूं कि मेरे पैसे क्यों बंद हो गए। क्या बात। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में भी जी कई बार जो प्रोड्यूसर्स होते हैं तो कुछ दिक्कत में अगर कोई है या कुछ, तो उनकी भी मदद की, बिना कम पैसों के और बिना पैसों के भी गाना गाया है जी, जी, उनके लिए। हाँ, तो बिल्कुल। वो उस पर अगर आपके कोई याद होगी तो बताइएगा। याद तो बहुत है। हाँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक गाना जो है द ट्रेन फिल्म का, जी, तड़कता भड़कता हुआ, जो राजेश खन्ना जी पर फिल्माया गया था, लेकिन आवाज मोहम्मद रफी साहब की, सुनवाते हैं हमारे श्रोताओं को और हम भी सुनते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं शाहिद रफी। बात कर रहे हैं हम मोहम्मद रफी की। मोहम्मद रफी साहब की जब बात करते हैं तो सुर यकायक गूंज उठते हैं ज़हन में भी, और लबों पर गीत आ जाते हैं उनके गाए हुए। कई ऐसे गाने हैं जिन्हें हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उनके साथ हम रहते हैं, समय बिताते हैं, मनोरंजन के एक ऐसे पायदान पर पहुंच जाते हैं जहां पर आनंद ही आनंद होता है। और रफ़ी साहब की आवाज़ में ही वो जादू है, रफ़ी साहब की गायकी में वो अंदाज है कि आपको अपने आप ही
आकर्षित कर लेता है। लेकिन आकर्षक फिल्मों में नजर आते हैं उनकी आवाज के साथ में एक्टर्स, जिन्हें वो और मतलब आगे बढ़ा देते हैं, ऊंचा उठा देते हैं। और इतनी सुंदर आवाज में जब कोई नायक गा रहा होता है तो निश्चित रूप से दर्शक उससे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे कई नायक हुए होंगे जिन्हें आपने देखा होगा बचपन में या बड़े होने के बाद में, आज भी उनके साथ में आपका रिश्ता होगा कोई सा, तो वो याद कुछ आ रहा हो? जैसे मैंने पहले कहा था कि अपना अब्बा ने हमारे को इंडस्ट्री से काफी दूर रखा है। हम लोग को लंदन भेज देते थे, वहीं पे पढ़ाई होती थी, और अपना बड़े भाई लोग तो अपना खुद अपना बिजनेस शुरू कर दिए। तो उस हिसाब से हम लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री से काफी दूर रखा है हमारे को। तो अभी फिलहाल जो है मेरी अपना मुलाकात होती रहती है लोगों से, जैसे काफी लोगों से होती है, जैसे शत्रुघ्न जी से होती है, फिर राज बब्बर साहब से भी हो चुकी है, शमी अंकल से तो होती थी पहले, जितेंद्र जी से भी होती है, और राकेश रोशन साहब हैं, और म्यूजिक डायरेक्टर से तो काफी होती रहती है, मतलब काफी मतलब बहुत होती रहती है। कभी मुलाकात हो गई, इधर हो गई। वैसे अब जैसे आपने एक्टर्स की बात की तो मैं वो बता रहा हूँ आपको जी। और बाकी के जो राइटर्स हैं और जो गानों को बनाने में जिनका योगदान होता है जी, वैसे कई लोग हैं जिनको आप बचपन से देखते आ रहे होंगे, कई बार महफिलें घर में भी सजती रही होंगी। अभी तो काफी लोग तो ऊपर चले गए हैं, जी, नहीं रहा, इंतकाल हो गया है जी, सबका इंतकाल हो गए हैं। लेकिन हाँ, मेरी अपने काफी अपने जैसे हसद जयपुरी साहब हैं, फिर मजरू साहब हैं, फिर आनंद बख्शी साहब हैं, शकील साहब से तो मुलाकात नहीं हुई थी, तो काफी पहले अपने गुजर चुके थे, लेकिन उनके बच्चों के साथ है अभी भी संबंध है। हाँ बिल्कुल, जावेद साहब से बहुत अच्छी मुलाकात है। नौशाद साहब के बच्चे सब अपने हमारे सब घरेलू मामलात हैं, राजू भाई हैं और रहमान भाई हैं, इकबाल भाई हैं, ये सब अपने हमारे बहुत करीबी हैं, तो मुलाकात होती रहती है हमारी। जी, याद करते हैं? जी बिल्कुल रफी साहब को। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो कैसा लगता है अब जब रफी जी नहीं है यहाँ पर हमारे साथ? उनकी 100वीं वर्षगांठ होती जी 24 तारीख को। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि मतलब अब्बा गए हैं हम लोग को छोड़ के, क्योंकि आज भी हम लोग को ऐसा लगता है, महसूस होता है कि मतलब अब्बा गए हैं रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग कर आएंगे, हम लोग के साथ बैठेंगे और बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, ये सब होता है अपना। कभी कभी गाने सुनते रहते हैं तो आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे गाने होते हैं जो कि याद दिला देती है। तो कोशिश करते हैं कि अपना अकेले ना सुने, सबके साथ सुने तो अपना मस्ती मजाक में निकल जाता है, नहीं तो इमोशनल हो जाना होता है। नहीं तो फिर डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। हाँ, ये बात तो सुन के, तो ये बात है बस। रफी साहब गुस्सा होते थे कभी कभी घर पर, अम्मी पर, आप पर, किन्हीं बातों पर? अब्बा गुस्सा भी होते तो पता ही नहीं चलता था कि वो गुस्से में है। बहुत सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, जैसा आपने भी बताया, और बिल्कुल प्रसिद्ध भी है कि वो काफी कोमल भाव के थे और व्यवहार में भी उनके उग्रता नहीं थी बिल्कुल भी। और अपने जैसे मैंने कहा पहले भी कि मतलब अगर गुस्सा आता भी होगा तो उन्होंने कभी अपने जताते नहीं थे। हाँ, जरूर बोलते थे कि देखो ये मस्ती कर रहा है, इसको पकड़ो। तो हमारी अम्मा रहती थी जो कि मतलब अपना मारना अम्मा के हाथ में था। बहुत खाई है मार बहुत खाया हूं मैंने माँ से अपनी। मतलब अब्बा के कहने पर मार खाई? नहीं, अब्बा के नहीं, बोले मस्ती कर रहा है। अच्छा, अगर मस्ती नहीं ऐसा नहीं कि अब्बा ने कहा, बोले कि देखो मस्ती कर रहे, इसको समझाओ, तो चलो मस्ती करे तो समझाए। लेकिन कभी भी शरारती करते हैं तो अब माँ से मार खाया हूँ, माँ से चप्पल से खाया हूँ, जूते से खाया हूँ, झाड़ू से खाया हूँ, बेत से खाया हूँ, ये सब चीजों से। जिन बातों के लिए खाए हैं ये सब तो याद है आपको, बाकी की चीजें जिससे खाए हैं आप, जिन बातों के लिए आपने मार खाई है वो याद है कि नहीं? नहीं, वो याद नहीं है। वो याद नहीं। मम्मी की मार में वही है ममता, है ना, कि वो याद नहीं रहता कि किस लिए, बस मम्मी ने मारा था। अच्छा, हम उसे बताने में भी नहीं हिचकते हैं। बिल्कुल, ये बात सही है। बिल्कुल, मेरी माँ वो तो मम्मी के साथ आपका हमेशा से संबंध अच्छा बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। अपने भाई बहनों के साथ भी बिल्कुल, आप एकजुट होकर रहते हैं सबके साथ। जी। और आप इस बात पर गर्व करते हैं कि आप मोहम्मद रफी परिवार से। जी बिल्कुल। और हमें भी अच्छा लगा कि आज आप आए, अपनी इतनी सारी बातें आपने यहाँ पर बताई हैं। हमें भी बहुत और हम उम्मीद करते हैं कि
आप जब कार्यक्रमों को करते हैं, रफ़ी साहब को याद करते हैं, तो उसमें आपकी प्रगति भी हो और रफ़ी साहब की जीवंतता भी बनी रहे, बहुत यही हम उम्मीद करते हैं। और इस गाने के साथ में आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करना चाहेंगे, जिसमें कहा गया है रफ़ी साहब की ही आवाज में कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के सुपुत्र शाहिद मोहम्मद रफी से जी श्याम की बातचीत। आज आपने सुना इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे मंगेश सांगले। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। उजाले उनकी यादों के।